Hi friends, my name is Damini and you are watching अध्ययन with Damini. So friends, आज हम लाए हैं पॉलिटी 6 क्लास की NCERT जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट. ये किस किस के काम आ सकती है. ये हमने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बच्चों के लिए बनाया है ताकि उन्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह उनको सारा मटेरियल मिल जाए. और स्कूल गोइंग बच्चे भी इसको रेफ़र कर सकते हैं. इसके बाद आपको कोई NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए हमारे नोट्स और लेक्चर्स ही काफ़ी हैं. इसके नोट्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे फॉलो करिए एंड आप DM करके मुझसे अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं. आपको 24 घंटे के अंदर अपना आंसर मिल जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ डाइवर्सिटी. फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं. सबसे पहले एज़ यू नो कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स नेशन है. हमारा इंडिया में कई भाषाएं बोली जाती है, कई हमारे बोला जाता है कि 100 किलोमीटर पे हमारी लैंग्वेज, खान पान सब कुछ बदल जाता है. इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है. अगर डाइवर्सिटी को आपको समझना है तो इंडिया सबसे बेस्ट है. आइए आज हम उसको समझेंगे. फ्रेंड्स, इस बुक में डाइवर्सिटी के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया है. तो इंडिया की डाइवर्सिटी समझने के लिए यहाँ पर दो चीज़ों का मेंशन किया गया है, एक केरला का और एक लद्दाख का. बट उससे पहले हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि यहाँ लिखा है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन. बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वे. मीन्स हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है. हम अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग अलग फूड खाते हैं, अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, कल्चर्स, फेस्टिवल्स, सब कुछ है हमारे पास. बट इसके बाद भी हमारे पास एक जो कॉमन थिंग है, हम हर चीज़ डाइवर्स होने के बाद भी एक जो थीम होती है हमारी, वो हमारी सेम है, जिससे हम डाइवर्सिटी में भी जो हमारी यूनिटी है. इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग. फैक्टर्स क्या होते हैं डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, कभी सोचा है आपने. चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है, फूड पीपल ईट. मीन्स सबसे पहले हमारी डाइवर्सिटी दिखती है फूड से. कहीं लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, कहीं लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं. ये एक डाइवर्सिटी का पार्ट होता है. उनकी फूड हैबिट्स एक डाइवर्सिटी का पार्ट है जो जोग्राफिकल फैक्टर से भी अफेक्ट होती है. सेकंड ऑप्शन है क्लॉथ. हमारे क्लॉथ से ही हमारी डाइवर्सिटी दिख जाती है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बुद्धिस्ट डांस है, इसमें कितने अलग अलग लोग लग रहे हैं. थर्ड वन इज़ द वर्क दे डू. वो क्या काम करते हैं, इससे भी लोग बहुत डाइवर्स होते हैं. हम कंपैरिजन करते हैं लद्दाख और केरला का. पहले हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में. जैसे कि आपको पता है कि ये डेजर्ट माउंटेन एरिया में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हाँ, ये पहले की NCERT इसलिए इसमें लिखा नहीं है. अब मैं आपको बता दूं कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग हो चुके हैं और ये लोग UT बन गए हैं. पहले ये एक स्टेट हुआ करता था. यहाँ पर रेंज ज़्यादा नहीं होती, ये एक डेजर्ट टाइप का है और यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत मिनिमम होता है. यहाँ पानी लोग पीते हैं, जो बर्फ़ होती है ना उसको मेल्ट करके, वहाँ से इन लोगों को पानी मिलता है. और ये लोग शीप पालते हैं, जो कि जिससे पश्मीना वूल बनाई जाती है. पश्मीना वूल आपने सुना होगा ना, पश्मीना वूल बहुत महंगी होती है और ये लोग उससे ही अपना गुजारा करते हैं, उससे जिससे जो पैसे आते हैं. और ये वूल बहुत अच्छी मानी जाती है और उससे इन लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. यहाँ पर पीपल क्या खाते होंगे. आप ही सोचिए, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, पेड़ पौधे नहीं उगते होंगे वहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है. यहाँ पर लोग मीट खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ जानवर खाना आसान है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर करना. वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट होते होंगे. जब आप किसी जानवर को पाल रहे हैं तो आपके पास मिल्क भी बहुत होता है. अगर मिल्क बहुत होगा तो आपके पास मिल्क प्रोडक्ट भी बहुत सारे होंगे, जैसे चीज़, बटर. एंड ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर नहीं होता है तो यहाँ ट्रेड नहीं होता है. यहाँ ट्रेड बहुत अच्छा माना जाता है और ट्रेड रूट बहुत, ये एंशिएंट टाइम से फेमस ट्रेड रूट है. यहाँ पर बहुत सारे पासेस भी हैं और यहाँ से लोग तिब्बत जाया करते थे पहले के लोग. दिस
caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. बुद्धिज़्म भी यहाँ बोला जाता है कि जो तिब्बत में बुद्धिज़्म गया वो इसी लद्दाख के द्वारा ही तिब्बत में गया था। लद्दाख के थ्रू ही वो लोग गए थे जब तिब्बत में बुद्धिज़्म फैला। सो लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत बिकॉज यहाँ तिब्बत की झलक मिलती है। सो इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर अगो। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। मीन्स यहाँ पर बुद्धिज़्म का भी इफ़ेक्ट देखा जा सकता है और इस्लाम का भी। इस्लाम यहाँ पर 400 ईयर अगो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स, पोएम, लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक एंड द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज़्म। यहाँ पर आप यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देख सकते हैं कि जो केसर सागा सॉन्ग हैं जो यहाँ पर लद्दाख में बहुत फेमस है, जैसे कि ये सॉन्ग गाते हैं, पोएम गाते हैं, इनका रिच ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन इनका बहुत फेमस है। और यहाँ पर मुस्लिम और बुद्धिज़्म दोनों के द्वारा केसर सागा सुना जाता है और परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम केरला के बारे में पढ़ेंगे। सो एज यू नो, केरला इज़ अ स्टेट इन साउथ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर। केरला के एक साइड में सी है और एक साइड में हिल्स है। A number of spices like pepper, clove, cardamom are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. Means यहाँ पर आपको स्पाइसेस की बहुत ट्रेडिंग मिलेगी आपको, लाइक पेपर, क्लोव, कार्डमम्स एंड जो ट्रेड रूट थे ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेड रूट रहा है और लोग यहाँ पर ट्रेड करने आते हैं। Jewish and the Apostle of Christ St. Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. So यहाँ पर 2000 years पहले क्रिश्चियनिटी आई थी। Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. So इसका बहुत अच्छा इतिहास रहा है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो अरब ट्रेडर हैं इबन बतूता वो लोग आए थे यहाँ पर और उन्होंने अपना जो बुक बनाई थी, ट्रैवल लोग लिखा था, उसमें भी डिस्क्राइब किया गया था मुस्लिम के बारे में कि वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है यहाँ पर। और पोर्टुगीज़ भी आए थे, उन्होंने यहाँ रूट खोजा था जब वास्को दा गामा आए थे अपनी शिप से। तो फ्रेंड्स, इससे आपको पता चलता है कि हमारे इंडिया में मुस्लिम एक माइनॉरिटी है, बट स्टिल माइनॉरिटी होने के बाद भी उनको एक रिस्पेक्टेड नज़र से देखा जाता है, उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो ये भी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। यही आपको समझाया जा रहा है कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है, बट इसके बावजूद हमारा इंडिया यूनाइट कैसे है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, Christianity, Hinduism and Buddhism. The fishing nets used here look exactly like Chinese fishing nets and are called चीना वाला। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर चाइनीज़ फिशिंग नेट यूज़ करी जाती है जिसको हम चीना वाला कहते हैं। चीना वाला से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे चाइनीज़ को हम चीन कहते हैं, तो चीना वाला मीन्स चाइना से रिलेटेड। सो ये है चाइनीज़ फिशिंग नेट कॉल्ड चीना वाला। और यहाँ पर इसलिए इन्फ्लुएंस देखा जाता है, सारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक ट्रेड रूट रहा है, यहाँ से बहुत लोग आए हैं। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड द चीना चत्ती। सो जिसमें हम फ्राई करते हैं ना, उसको चीना चत्ती कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। एंड ये बोला जाता है कि जो चीन वर्ड है वो चाइना से आया है। The fertile land and the climate are suited to growing rice. Majority people are eat rice, fish, vegetables. So यहाँ पर कैसा खान पान है, वो क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, फ़िश खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा खान पान जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी से जुड़ा रहता है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आप साइड बाय साइड अब इससे ज्योग्राफी भी सीख रहे हैं।
लाइक वो लोग सी के बगल में रहते हैं, तो एक कॉमन बात है कि सी से मछलियाँ आती होंगी, उनको बहुत ईजी होगा कि कुछ उगाएं, उससे बेटर वो लोग मछली निकाल लें और खा लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल नहीं खाते हैं, वहाँ पर बारिश होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत होगी, तो वो लोग वेजिटेबल एज वेल एज़ फिश भी बहुत खाते हैं और राइस भी बहुत उगाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश होती है, तो जहाँ बारिश होती है वहाँ राइस भी उगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स कंक्लूजन आ गया है, क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं। वाइल केरला एंड द लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रिलीजन हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस, बोथ रिलीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। सो मीन्स इसमें यही लिखा है फ्रेंड्स कि ये लोग जोग्राफी से बिल्कुल अलग है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक जगह ग्रीनरी है, एक जगह केवल माउंटेन और डेजर्ट दिख रहा है। सो ये जोग्राफिकल फीचर बेशक अलग है, बट ट्रेड रूट होने के वजह से यहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस दिखता है चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स का। सो ये इन दोनों में ये चीज़ सिमिलैरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हम लोग अपनी डाइवर्सिटी को अपनी कमज़ोरी नहीं समझते हैं, हम लोग हमेशा अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। दुनिया में कई देश हैं, बट इंडिया जैसा कई नहीं है। कई देशों में केवल एक दो रिलीजन होते हैं, उनमें भी मतलब एक ही रिलीजन में दो टाइप के होते हैं, उसी में लड़ाई हो जाती है। बट हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में हमारे पास इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे 16,000 तो केवल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है हमारे पास, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनका तो कोई गिनती ही नहीं है। तो सोचिए इतनी सारी लैंग्वेज होने के बाद भी हम यूनाइट हैं, तो ये हमारी कमज़ोरी तो नहीं हो सकती जी। तो when the British ruled India, women and men from different culture and religion and the regional background came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different way to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. सो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट की कहानी बताई गई है कि जब ब्रिटिश आए थे, उन लोगों का एक ही एम था कि फूट डालो और राज करो। वो सोचते थे कि यहाँ पर इतना डिफरेंस है कि हम लोग थोड़ा सा भी फूट डालेंगे और लोग अलग हो जाएंगे, उनको धर्म के नाम पे, उनको कास्ट के नाम पे हम लड़ाई करवाएंगे और हम राज करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश के लोगों ने एकजुटता दिखाई, यूनिटी दिखाई, और उसी का नतीजा है कि हमको फ्रीडम मिल पाई। वो लोग इकट्ठे साथ खड़े रहे, इकट्ठे उन्होंने मार खाई, इकट्ठे वो भूखे रहे, इकट्ठे वो जेल गए, और इकट्ठे ही उन लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट को अचीव किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सब लोग ने इकट्ठे होके ही आज़ाद करवाया था। तो ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जो हमें आगे से देखती हुई मिलती है, उसको ही आज हम फॉलो करते हैं। अगर हमारे फ्रीडम मूवमेंट में ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम यूनाइट नहीं होते। लाइक IAS के एग्ज़ाम में भी यही आया था, मेंस के क्वेश्चन में, बच्चों को पता होगा कि अगर गांधी जी हमारे फ्रीडम मूवमेंट में नहीं होते तो क्या होता। तो बच्चों यही होता कि हम यूनाइट नहीं होते। अगर गांधी जी का व्यू नहीं होता तो हम आज सब अहिंसा से नहीं कर रहे होते, हम भी हिंसा कर रहे होते हर चीज़ के लिए। लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं वो गांधी जी का ही एक टूल है, बट गांधी जी ने अगर हमें वो अहिंसा का रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज हमें शांति से इतना हमारा देश नहीं चल रहा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर नेहरू जी की बात की गई है, देख सकते हैं आप। नेहरू जी ने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने बोला था, इंडियन unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. तो फ्रेंड्स, हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कौन लाया था आखिर? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला था कि जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो कोई हमारी यूनिटी बाहर से नहीं आती है, वो हमारे अंदर है, वो हमारी सभ्यता में है।
जो हम लाखों साल से इतने सभ्य, इतने साथ में बनते आए हैं, साथ में रहते आए हैं, वो हमारे अंदर रूटेड है। वो कोई बाहर से नहीं ला सकता कि कोई तोड़ के चला जाएगा लाइक ब्रिटिश। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको मंडे लेसन मिल जाएगा। और कोई भी क्वायरी हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। आपको रोज़ मोटिवेशनल कोट, रील्स एंड स्टोरीज़ मिलेगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और आप कोई भी क्वायरी मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।